एक्सरसाइज 5.3 का जो 12 क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। 40 धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनका योग जो 6 से विभाज्य हैं। तो n का मान हमें यहाँ दे दिया कितना, 40। और सार और 6 से विभाज्य होने का मतलब है कि हमें सार्वंतर दे दिया कितना, 6। d का मान हमें दे दिया कितना, 6। और हमें योग पूछा है किसका, s 40। मतलब प्रथम 40 पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य हैं। s 40 का मान हमारे से पूछा है। अब हम एपी बनाते हैं। 6 से विभाज्य संख्याओं की हम समांतर श्रेणी बनाते हैं। तो सबसे पहला पद क्या आएगा, 6। अगला 12, 18, ऐसे कहाँ तक आएगा ये, 40 पदों तक। कहाँ तक आएगा, 40 पदों तक। ऐसे 40 पद आएंगे इसमें, ठीक है। तो इन 40 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। देखिए, तो s 40 बराबर, सूत्र होता है हमारा Sn, मैं यहाँ लिख देता हूँ। Sn बराबर होता है n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है ना। n का मान कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 40 का। तो n की जगह 40 बटा 2a का मान प्रथम पद कितना आएगा, 6, ठीक है। प्लस n का मान 40 माइनस 1, d का मान सार्वंतर 6 से विभाज्य पूछा है तो d का मान 6। 40 में 2 का भाग 2, 20, ये हो जाएगा 2 छकी 12, प्लस 40 में से 1 उठाएंगे तो 39 इंटू 6। समझ में आ रही है। 20, ये हो जाएगा 12 और 39 को 6 से गुणा कीजिए तो 6 नाम 54, आंसर की 5, 6 3 18, 18 5 23, 234 बराबर 20। 234 में हम 12 जोड़ेंगे तो यह आएगा 246, ठीक है। ये गुणा करो 20 से 100 तो 0, 2 को 6 से गुणा किए 12, इसलिए की 1, और 4 दूनी 8, 1 9 और 2 दूनी 4, 4920। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। उतारो इसको। 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं, तो सबसे पहले तो विषम संख्याएं क्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, ये तो होती हैं। तो सबसे 0 और 50 के बीच 0 को न तो सम माना जाता है न विषम माना जाता है। तो 0 और 50 में जो विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 3 5 7, और लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी, 49। 0 और 50 के बीच में पूछिए ना, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन संख्या कौन सा है, ये क्वेश्चन संख्या है 14। तो 0 व 50 के बीच की विषम संख्याएं, जीरो 50 के बीच में विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 3 5 7। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो गया, 1, सार्वंतर क्या हो गया, 3 माइनस 1 कितना हो गया, और अंतिम पद l का मान कितना हो गया, 49, ठीक है। तो अब इसका क्या ज्ञात करना है अपने को, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए हमें इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, उन पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या देखो, अंतिम पद दे रखा है ना, तो अंतिम पद का सूत्र होता है, अंतिम पद l का सूत्र होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये किसके बराबर दे रखा है, 49। a का मान रख दो यहाँ 1, n का मान ज्ञात करना है, ऐसे कैसे, d का मान रख दो 2, ठीक है। इस 1 का पहले पक्षांतरण कर दो, तो n माइनस 1 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 49 माइनस 1, n माइनस 1 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 48।
अब इस 2 का पक्षांतरण कर दो तो n-1 बराबर हो जाएगा 48/2। n-1 बराबर हो जाएगा कितना 24 और -1 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 24 + 1, n का मान हो गया 25। तो ये जो समांतर श्रेणी है इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 25। इन 25 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। और योगफल का सूत्र कौन सा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ अंतिम पद दे रखा है तो अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे। उतारो इसको। गणित पढ़ने में मजा आना चाहिए। मजा आता है कि नहीं? फिर ऐसे कैसे सुस्त बैठे हो? कोई पिटाई करता है क्या? फिर डर लगता है क्या गणित से? हाँ, डर नहीं लगना चाहिए गणित से। गणित तो बहुत आसान है। मिटा दूं इसको? तो देखिए n का मान कितना आ गया 25। अब हमें कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 25 पदों का। ये 25 पद हैं, यहाँ से 1 से लेकर 49 तक कितने पद हैं 25। इन 25 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। देखो n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है n/2। अब सूत्र कौन सा लगाएंगे बताओ? a + l वाला अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें अंतिम पद दिया हुआ है। तो a + l। अब यहाँ देखिए कितने पद हैं, n का मान 25, 25/2, a का मान, l का मान शाबाश 49, 25/2। 1 और 49 को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये 25 बार कट जाएगा तो 25 × 25 और यहाँ आ जाएगा 600। तो प्रथम 25 पद जो भी सम संख्या वाले हैं उनका योग कितना हो जाएगा 625। ये हमारा आंसर। ठीक है। 5.3 का क्वेश्चन संख्या 15 है। क्वेश्चन संख्या 15 है। आवाज नहीं, समझो क्वेश्चन को। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। जुर्माना लगा रहे हैं, काम टाइम पे नहीं करते हैं तो जुर्माना लगा रहे हैं। क्या जुर्माना लगाते हैं? देखिए पहले दिन के लिए 200 रुपये जुर्माना लगेगा, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। देखो पहले दिन का, ये तो पहले दिन का जुर्माना कितना है 200, दूसरे दिन का जुर्माना 250 और तीसरे दिन का जुर्माना 300। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। मतलब इनमें जो सार्वंतर है वो सार्वंतर कितना हो गया 50। ठीक है। एक ठेकेदार को जुर्माने में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में कितने दिन का विलंब कर देता है 30। मतलब ये जो दिनों की संख्या है वो लास्ट में कितनी है 30। ठीक है। कितने दिन है 30। मैं ये जो रोमन संख्या में लिखा है मैं इनको हिंदी में लिख देता हूँ। इनको रोमन संख्या में जो लिखे हैं सर मैंने इनको अपने जो पद्धति होती है ना सामान्य पद्धति उसमें लिखता हूँ। ये दिनों की संख्या है, ये है दिन 1 2 3, ये कौन सा 30 दिन। 30 दिन में उसे कितना देना पड़ेगा जुर्माना। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। कितने दिन की देरी करता है 30 दिन की। तो पहले दिन के 200 रुपये जुर्माना, दूसरे दिन का 250, ऐसे बढ़ाता ही जाता है। तो 30 सबसे पहले तो अपने ये पता करो कि 30वें दिन उसे कितना जुर्माना। वैसे जरूरत ही नहीं है। ये कितने पद हो जाएंगे टोटल 30। मतलब n का मान कितना 30। प्रथम पद कितना है 200। तो हमें 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है, 30 दिनों का जुर्माना ज्ञात करना है ना। तो इन 30 दिनों का क्या ज्ञात करना है योगफल ज्ञात करना है कि 30 दिनों में उसे कुल कितना जुर्माने की राशि चुकानी पड़ेगी। तो 30 तो देखिए n पदों के योगफल का सूत्र n/2 2a + n-1 इंटू d। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 30 का। n का मान
30/2, 2 गुणा ए का मान 200, n का मान 30 माइनस 1, डी का मान 50। 50 का है। 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, 2 को 200 से गुणा करो, 30 में से 1 हटाया 29, 29 को किससे गुणा करेंगे? 15 से कैसे? पहले कोष्टक कॉल करते हैं, कोष्टक में पहले गुणा का चिन्ह होगा ये, तो 29 को 50 से गुणा करते हैं तो 0, और 29 को 5 से गुणा करते हैं तो 145। ठीक है, ये हो जाएगा 15। 400 को और 1450 को जोड़ो तो कितना आएगा? 1800। अब 1850 को 15 से गुणा करो तो 0, 15 5 75, हासिल की 7, 15 × 120, 120 में 7 जोड़ेंगे तो 127, हासिल की 12, 15 का 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27। तो 27,750 रुपये उसे जुर्माने के रूप में चुकाने पड़ेंगे। यह आपका आंसर। ठीक है, बता रहा हूं इसको। संख्या 16 देखिए। 7 पुरस्कार हैं। कितने पुरस्कार हैं? 7। ये और 7 पुरस्कारों का कुल योग कितना है? 700। तो n का मान है यहाँ कितना? 7। पदों की संख्या कितनी है? 7। 7 पुरस्कार हैं तो n का मान हो गया 7। और इन 7 पुरस्कारों का योग दे रखा है S7। कितना दे रखा है? 700। कितना दे रखा है? 700। और ये दे रखा है कि सब देखो, जो प्रथम पुरस्कार है वो सबसे ज्यादा राशि का होगा पहले स्थान वाले को, फिर दूसरे वाला उससे कम, तीसरे वाला उससे कम। अब कितना कम है? 20 रुपए कम। तो प्रत्येक पुरस्कार 20 रुपए कम का है, तो यहाँ सार अंतर दे दिया 20 रुपए। अब 20 रुपए कम है तो मतलब डी का मान माइनस का 20 है। हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे कि पहले पुरस्कार की राशि कितनी है, मतलब पहला पद ज्ञात करेंगे इसका। इस श्रेणी में कितने पद हैं? 7 पद हैं। इसमें पहला पद हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, तो देखिए 7 पदों का योग दे रखा है S7, और S7 का सूत्र क्या होगा? 7/2 गुणा 2a, a का मान ज्ञात करना है, प्लस n का मान 7 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस है, और इसका योग दे रखा है कितना? सूत्र लिख देता हूँ, ये कहाँ से लिखा है मैंने, क्योंकि n का सूत्र क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। यहाँ n का मान हमने रखा है कितना? 7, a का मान ज्ञात करना है, d का मान हमने रखा है माइनस का 20। ठीक है, तो ये 7/2 2a प्लस 7 में से 1 घटाया तो 6, और 6 को हम माइनस 20 से गुणा करेंगे तो माइनस का 120 बराबर 700। ठीक है, अब देखिए ये 2 है भाग में, यह 7/2 क्या है? इस पूरी संख्या के 7/2 इस पूरी संख्या के गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। 2a माइनस 1, इधर क्या बच जाएगा? 2a माइनस 120, और इधर क्या था? 700। इस 7/2 यहाँ गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा? ये उल्टी हो जाएगी 2 देखो 2 भाग में था तो क्या आ गया? गुणा में। 7 ऊपर था तो क्या आ गया? नीचे आ गया, मतलब भाग में। ठीक है, 2a माइनस 120 बराबर, ये कट रहा है 100 बार गया आगे, तो हो जाएगा 100 गुणा 2। 2a बराबर माइनस 120 का इधर पक्षांश दिया तो 100 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 200। माइनस 120 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 120। 2a बराबर कितना हो गया? 320। अब हम a का मान ज्ञात करेंगे यहाँ, तो a बराबर कितना हो गया? 320/2, a बराबर हो जाएगा 160। मतलब जो पहला पुरस्कार है ना, इसलिए प्रथम पुरस्कार राशि कितनी है बताओ? 160। और दूसरी कितनी होगी? द्वितीय पुरस्कार राशि 20 रुपए कम हो रही थी ना, तो 160 में से 20 रुपए कम होगा तो 100। ऐसे ही तीसरी पुरस्कार राशि बताओ, 20 रुपए कम कर दो, फिर चतुर्थ पुरस्कार राशि
100, 20 रुपये कम करते जाओ। 5वीं पुरस्कार राशि 80। 6ठी पूरा लिखना आप इसे, 6ठी पुरस्कार राशि कितना। और 7वीं पुरस्कार राशि 20 रुपये कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 40। समझ में आ रही है बात है। अब आप अपने उत्तर की जांच भी कर लेना कि इन सबका जोड़ कितना आना चाहिए, 700 आ रहा है क्या दे रहे, ठीक है। उतारो इनको। 17 देखिए 5.3 का 17वां क्वेश्चन। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। स्कूल के विद्यार्थी हैं, पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है। अब पेड़ कितने से लगाते हैं वो भी देखिए। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन, कई बार बच्चे ज़्यादा होते हैं तो सेक्शन बना देते ना, ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, है ना। तो प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। जैसे पहली कक्षा का बच्चा है तो वो एक पेड़ लगाएगा, दूसरी कक्षा का बच्चा है तो, ठीक है। मतलब पहली क्लास का एक बच्चा नहीं, पहली क्लास पूरे बच्चे मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, एक। अब जैसे 3 सेक्शन हैं तो पहली क्लास से कितने पेड़ हो गए कुल, 3। हर सेक्शन एक एक लगाएगा। दूसरी क्लास में कितने पेड़ लगाएगा, एक सेक्शन है 2, लेकिन 3 सेक्शन है तो कुल कितने पेड़ हो गए दूसरी क्लास के, 6 पेड़ हो गए, गुणा कर देंगे 3 से। तीसरी क्लास वालों को कितना पेड़ लगाना है, 3, लेकिन 3 सेक्शन है तो कितने पेड़ हो गए, 9। समझ में आ रही है। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अनुभाग, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन। ये कौन क्या है, अनुभाग। तो यहाँ लिखो आप, कक्षा लिखो, देखो कक्षा फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे कहाँ तक चलता जाएगा, कक्षा 12 तक। और यहां लिख देता हूं मैं पेड़ों की संख्या, पहली क्लास में कितने पेड़, पहली क्लास का एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, लेकिन कितने सेक्शन है, 3, तो कितने पेड़ हो जाएंगे, 1 गुना 3, 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 3। दूसरी क्लास का 2 पेड़ लगाएगा, लेकिन कितने सेक्शन है, 3, तो कुल कितने पेड़ हो जाएंगे, 6। ऐसे तीसरी क्लास में 3 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है तो कितने पेड़ हो जाएंगे। चौथी क्लास का एक सेक्शन 4 लगाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है तो कितने हो जाएंगे। ऐसे ही 12वीं क्लास में 12 पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है तो कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, 36। ठीक है, तो पहली क्लास से कुल पेड़ हो गए 3, दूसरी क्लास वाले 6, तीसरी क्लास के, चौथी क्लास के। अब इन कक्षा 1 से 12 तक लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। ये समांतर श्रेणी बन रही है कि इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा, सार्वंतर कितना है बताओ, देखो 3, 6 में से 3 घटाया 3, 9 में से 6 घटाया 3, 12 में से 9 घटाया 3, सार्वंतर कितना आ गया 3। और n का मान पता नहीं है, 12 है ना n का मान 12, और l का मान भी है कितना, 36। l का मान भी दे रखा है 36, सारे मान दे रखे हैं इसमें। तो सीधा आपको तो कितने पदों का योग याद करना है, 12 पदों का। तो s n पदों का योग का सूत्र होता है n/2 a + n। अंतिम पद दे रखा है ना, तो ये सूत्र लगा देंगे। कितने पद हैं, 12, तो 12/2। a का मान बताओ, l का मान 12 में 2 का भाग 2, 36 में 3 जोड़ो 39। अब 39 को 6 से गुना करो, 6 नाम 54 हासिल के 5, तो 18 और 5 है 23, तो कुल कितने पेड़ हो गए 234।
तो 234 पेड़ लगाए जाएंगे कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा। ठीक है, उतारो क्वेश्चन। पाँच पॉइंट 3 का क्वेश्चन संख्या 18। क्वेश्चन देखिए, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। यह सर्पिल की आकृति दे रखी है, ऐसा सर्पिल होता है। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई पूछी है, कैसे बनाए? ये अर्धवृत्तों से मिलके बनाए और इसकी कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है? अर्धवृत्तों से बन रहा है ये सर्पिल। अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है? पूरे वृत्त की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी बनती है? तो अर्धवृत्त की जब व्यास को छोड़ दो, अर्धवृत्त की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर बटा 2, मतलब पाई आर। ठीक है, तो देखिए कितने हैं इसमें से? 13 क्रमागत अर्धवृत्त हैं। तो सबसे पहले तो देखिए त्रिज्याएं, देखिए इनकी कितनी है? 0.5। ये है त्रिज्याएं। पहले तो यहाँ देखिए सर्पिल, और सर्पिल कितने हैं? 13। ये पहला सर्पिल है, दूसरा, तीसरा, और ऐसे कौन सा सर्पिल है? 13। ये सर्पिल, ये इनके क्या है? त्रिज्याएं हैं। ठीक है, पहले सर्पिल की त्रिज्या दे रखी है कितनी? 0.5 सेंटीमीटर। दूसरे सर्पिल की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1.0 सेंटीमीटर। तीसरे सर्पिल की त्रिज्या, और 13वें की कितनी है? पता नहीं दे रखा ना, निकालेंगे बाद में। अब इनकी निकाल लेते हैं हम परिधि। सर्पिल की परिधि, लंबाई लिखो, सर्पिल की लंबाई। अब लंबाई का मतलब यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ, क्या है? परिधि। और इसका सूत्र होता है कितना? पाई आर। ठीक है, पाई आर। तो ये पाई आर का मान 0.5, तो ये कितना हो जाएगा? 0 पाई को पाई आर, पाई तो पाई को ऐसे कैसे रहने दे, बाद में करेंगे। आर का मान 0.5, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 पाई। ये कितना हो जाएगा? 1 पाई। ये कितना हो जाएगा? 1.5 पाई। ऐसे ये 13वां पद भी अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, इनका योग पूछा है। तो देखिए यहाँ ए का मान बताओ, ये एपी, ये क्या बन गई? एपी। इसका पहला पद कितना है? 0.5 पाई। यही तो है सार्वंतर। 1 पाई में से 1 पाई को हम लिखे नहीं लिखे, 1 को जरूरी है कि लिखें? इसको 1 को रहने दो। आप 1 को पाई से गुणा करेंगे पाई आएगा। पाई में से 0.5 पाई का उठाएंगे, सार्वंतर कितना आएगा? 0.5 पाई। और n का मान कितने पद हैं? ये 13। इन 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो एस n पदों का योगफल का सूत्र n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यही तो होता है। n का मान कितना है? 13। ये 13 बटा 2, 2 गुणा a का मान 0.5 पाई प्लस n का मान 13 माइनस 1 d का मान 0.5 पाई। 13 बटा 2, 2 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 को पाई से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा पाई। प्लस 13 में से 1 गया तो 12, और 12 को किससे गुणा करना है? 0. ठीक है, 13 बटा 2, ये पाई प्लस 12 को 0.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, और ये आ जाएगा 6 पाई। कितना हो जाएगा?
6 पाई। आगे यहाँ लिख देता हूँ S 13 बराबर 13/2, 1 पाई में 6 पाई जोड़ेंगे तो 7 पाई, 13/2 गुणा 7 पाई का मान होता है 22 ये 7 से 7 कट गया, 13 गुणा ये 2 भी कट रहा है ना, कितनी बार 11 बार, 13 को 11 से गुणा कर दो, 11 3 33, हासिल की 3, 11 कम 11 3 14, 143 वर्ग इकाई, सॉरी परिधि है ये तो वो सेंटीमीटर में तो नहीं है इकाई, तो 143 सेंटीमीटर। ये 13 सर्पिलों के टोटल जो लंबाई है वो कितनी होगी 143 सेंटीमीटर। ठीक है, उतारें इसको समझ लो एक बार दोबारा से। 13 सर्पिल है, मैं आपको बताऊंगा सर्पिल क्या होते हैं। सर्पिल ये होते हैं, सर्पिल ऐसे आप ये सर्पिल है, ठीक है। तो ये सर्पिल जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, अर्धवर्ताकार अर्धवर्तों से बनते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कितने सर्पिलों की बात कर रहे हैं 13 सर्पिलों की। 13 सर्पिल का मतलब है 13 अर्धवर्तों की बात कर रहे हैं। और उन अर्धवर्तों की 13 अर्धवर्त हैं। पहले अर्धवर्त की त्रिज्या है 0.5, दूसरे अर्धवर्त की 1, ऐसे आपको त्रिज्याएं दे रखी हैं। अब देखो ये अर्धवर्त होता है, ये अर्धवर्त है, ये पहला सर्पिल है जैसे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखो, ये पूरा वृत्त है, इस पूरे वृत्त की लंबाई क्या होती है, ये क्या है पूरी परिधि, ये कितनी होती है 2 पाई, कैपिटल आर लिख देता हूँ मैं, कितनी होती है 2 पाई आर। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये सर्पिल क्या है अर्धवर्ताकार है, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये आधा हो गया ना इसका, आधा मतलब 2 का भाग 2 कितना हो गया, मतलब एक सर्पिल की लंबाई का सूत्र क्या हो गया पाई आर। आर क्या है वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या को पाई से गुणा कर देंगे तो वो सर्पिल की क्या आ जाएगी, सर्पिल की लंबाई। तो पहली देखिए पहला सर्पिल है, इसकी त्रिज्या 0.5 है, तो परिधि कितनी हो जाएगी 0.5 को किससे गुणा करेंगे पाई से, त्रिज्या 0.5 है ना, तो 0.5 पाई आ गया। दूसरे सर्पिल की त्रिज्या 1 है, 1 सेंटीमीटर, 1 को पाई से गुणा करेंगे तो कितना हो गया पाई। तीसरे सर्पिल की त्रिज्या 1.5 पाई है, 1.5 है, तो परिधि कितनी हो जाएगी पाई आर, पाई से गुणा कर दो, ये आ गया। तो ये आपको जो बन गई वो क्या बन गई समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी में पहला पद 0.5 पाई, सार्वंतर इसमें से इसको बैठा दो तो कितना आया 0.5 पाई, और n का मान कितना है 13, तो 13 पदों का योगफल का सूत्र लगाओ और हमने ज्ञात कर लिया कितना आया 143 सेंटीमीटर, ये 13। ठीक है, बता लो 19वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन संख्या 19, क्वेश्चन संख्या 19 है 200 लठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्टे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्टे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्टे इत्यादि। ये 200 लट्टे कितनी पंक्तियों में रखे जा सकते हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टे हैं। ठीक है, तो कुल लट्टे कितने हैं 200, कुल लट्टे तो कुल लट्टे हैं 200। ठीक है, पहली पंक्ति में कितने तक, सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है ना उसको पहली पंक्ति मान लेते हैं अपन, उसमें कितने हैं 20, फिर उससे ऊपर वाली में 19 जो चाहते हैं ना अपने, सबसे नीचे वाले में ज्यादा आते हैं, फिर कम आते, फिर उससे कम उससे कम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पंक्ति और यहाँ लिख देता हूँ लट्ठों की संख्या। ठीक है, तो पहली पंक्ति, पंक्ति संख्या 1 में लट्ठे कितने हैं 20, दूसरी पंक्ति में लट्ठे कितने हैं, तीसरी पंक्ति में ऐसे इस प्रकार से। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है ये पूछा है ना, तो मान लीजिए कि पंक्तियों की संख्या कितनी है n, और यहाँ कितने लट्ठे आएंगे nवीं पंक्ति में ये निकालना है। ठीक है भाई, nवीं पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे ये अपने को ज्ञात करना है, ये अपने को ज्ञात करना है।
तो देखिए लट्ठों की कुल संख्या दे रखी है, एक तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है कि ऐसे लट्ठों की ये कितनी पंक्तियां हैं, ये भी ज्ञात करना है ना कि 200 लट्ठों की ये कितनी पंक्तियां हैं, और साथ ही लास्ट वाली जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे रखे हुए हैं। तो देखिए ये एक समांतर श्रेणी बन रही है ना, पहले 20 लट्ठे, फिर 19, फिर 18, तो पहला पद कितना है 20, ठीक है। सार्वंतर डी का मान कितना है 19 में से 20 घटाएंगे -1, कम हो रहे हैं ना एक, तो माइनस का 1, ठीक है। और साथ ही ये कुल पंक्तियां n का कुल लट्ठे कितने हैं 200, मतलब ये जो n पंक्तियां हैं इन n पंक्तियों में कुल लट्ठों का योग कितना है 200, मतलब Sn का योग दे रखा है कितना 200। Sn का सूत्र यहां लिखिए n/2 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर 200। समझ में आई बात? तो कुल लट्ठों की संख्या 200, मतलब इस सब का जोड़ कितना होना चाहिए 200, और ये संख्या कितनी है n, कितनी पंक्तियां हैं n पंक्तियां, तो इन n पंक्तियों का योग कितना होना चाहिए 200। तो ये Sn का हमने सूत्र लिख दिया। अब यहाँ पे n का मान ज्ञात करेंगे, तो ये n/2, यहाँ मान रखो 2, a का मान कितना 20 प्लस n-1 d का मान बराबर 200। समझ में आ रही है? अब इस 2 का हम इधर पक्षांतरण कर दे क्या, 2 यहाँ भाग में ना इधर, इसको इधर जाएंगे तो गुणा में, ये हो जाएगा n गुणा 2 को 20 से गुणा करेंगे तो 40 प्लस n को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का n, फिर -1 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 बराबर 200 को किससे गुणा कर देंगे 2 से, पक्षांतरण कर दिया ना 2 का इधर, तो n गुणा 40 और 1 कितना हो गया 41, और ये प्लस और माइनस का n, और 200 को 2 से गुणा करेंगे तो 400। अब इस n को दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, n को 41 से गुणा किया तो 41n माइनस n को n से गुणा किया तो n² बराबर 400, ठीक है। अब इसको घातों के घटते क्रम में लिखते हैं हमेशा, 2 घात वाला पद पहले, फिर 1 घात वाला पद, तो पहले कौन सा पद लिखा जाएगा इनमें से माइनस का n², फिर 41n किसका प्लस का है, तो और ये 400 इधर था, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का बराबर, ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बन गया। ये क्या आया है एक द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां हैं अपने पास, कौन कौन सी। पहली विधि देखिए कौन सी थी, द्विघाती सूत्र। दूसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि। तीसरी विधि गुणनखंड विधि, है ना। आप कोई भी विधि से इसे हल करें और किसका मान ज्ञात कर लेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। उतार लिया यहाँ तक, उतार लिया इसको, मिटा दो इसको। ये जो 400 है ना, 400 के 2 टुकड़े हैं 25 और 16। देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना आया 41, और इन दोनों को गुणा किया तब कितना आएगा 16 पंजे 80, हासिल की 8, और 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना हो गया 400। बिल्कुल सही है। जो 400 के 2 टुकड़े होंगे वो कौन से होंगे, 25 और 16। तो ये जो माइनस का n² प्लस 41n को हम क्या लिख सकते हैं, 25n प्लस 16n माइनस का 400 बराबर 0। अब देखिए ये दो के ग्रुप बनाइए, इन 2 पदों का और इन 2 पदों का। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का n, माइनस n कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा n, और माइनस कॉमन निकाला तो प्लस की जगह यहाँ क्या जाएगा माइनस, कितना 25, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 16, यहाँ क्या आएगा n माइनस 400 में 16 कॉमन निकाल लिया, मतलब 400 में 16 का भाग दे दिया तो आएगा 25 बराबर। अब देखिए ये कोष्टक कॉमन है दोनों में, तो ये n माइनस 25
और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का n प्लस 16 बराबर। अब दो स्थितियां होंगी यहाँ। स्थिति फर्स्ट, भाई दो कोष्टक या दो संख्याएं जीरो कब हो सकती हैं? या तो दोनों ही जीरो हो या उनमें से एक संख्या जीरो हो। तो हमने पहले इस संख्या को जीरो मान लेते हैं कि n-25 क्या है? जीरो है। तो यहाँ से n का मान कितना रहेगा? 0 प्लस 25, n बराबर कितना आ जाएगा? तो या तो n का मान 25 है। स्थिति सेकेंड, अब हम इसे 0 के बराबर रख देते हैं, माइनस n प्लस 16 बराबर 0। माइनस n बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, तो n का मान कितना आ गया? 16। तो n का मान या तो 25 होगा या n का मान कितना होगा? 16 होगा। तो पंक्तियों की संख्या या तो 25 होगी या 16 होगी। ठीक है। और क्या पूछा है इसमें? अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी? तो हमने पंक्तियों की संख्या n मानी थी, मतलब जैसे n का मान 25 मानते हैं तो 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी ये ज्ञात करना है, मतलब अंतिम पद ज्ञात करना है। तो देखिए पहला, जब n बराबर कितना हो? 25, तब अंतिम पद l बराबर सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू d। l बराबर a का मान कितना था? 20 प्लस n का मान आपने कितना मान लिया? 25 माइनस 1, d का मान कितना था? l बराबर 20 प्लस 25 में से 1 घटाया तो माइनस 1, 20, 24 को माइनस 1 माइनस का 24, l का मान माइनस 4। ये l का मान आया, अंतिम पद आया माइनस 4। अब ये माइनस 4 क्या है? लट्ठों की संख्या। तो माइनस 4 लट्ठों की संख्या माइनस 4 हो सकती है क्या? ये संभव नहीं है, क्योंकि लट्ठों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है। संख्या तो गिनती है तो 0 से स्टार्ट होती है ना, 0, 1, 2, गिनतियां तो कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो ये लट्ठों की संख्या है, हो सकती है कि माइनस 4? माइनस 4 लट्ठे कभी देखा है कि माइनस 4 लट्ठे? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब l का मान माइनस, इसका मतलब n का मान 25 नहीं हो सकता। यह संभव है, ऐसे लिख देंगे यहाँ, क्योंकि लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अतः n बराबर 25 संभव नहीं है, n का मान 25 नहीं होगा। तो फिर n का मान कितना होगा? 16। दो मान निकाले थे अपन ने, n का मान 25 और 16। जब n का मान 25 रखा तो l का मान अंतिम पद क्या आया समांतर श्रेणी का? -4। और -4 मतलब लट्ठों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसका मतलब ये n का मान 25 गलत है, ये n का मान 25 नहीं हो सकता। तब हम अब दूसरी स्थिति लेते हैं, कौन सी? n बराबर 16। बता दो इसको। दूसरा, जब n बराबर कितना हो? 16 हो, तब l का मान n a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a का मान कितना रखेंगे? 20 प्लस n का मान 16 और d का मान -1। 20 प्लस 16 में से 1 उठाएंगे तो 15 माइनस 1, ये 20 और ये प्लस 15 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15। तो 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। ये तो हो सकता है ना? लट्ठों, ये तो धनात्मक है। तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी? 5। अतः अंतिम पंक्ति कौन सी है? 16वीं पंक्ति। 16वीं पंक्ति में
लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या 5 होगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उतारें। क्वेश्चन संख्या 20। क्वेश्चन संख्या 20 है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चढ़ना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? आलू दौड़ जानते हो, एक बाल्टी रख दी और मनोरंजन खेल तो होते हैं ना, मनोरंजन खेल होते हैं ना ऐसे कि देखे सबसे ज़्यादा आलू कौन रख रहा है सबसे कम समय में। तो यहाँ बाल्टी रख दी एक और एक आलू यहाँ से कितनी दूर रख दिया? 5 मीटर। दूसरा आलू उससे 3 मीटर आगे, तो यहाँ से यहाँ तक उस दूसरे आलू की दूरी कितनी होगी? 8। फिर तीसरा आलू उससे 3 मीटर आगे। अब एक प्रतियोगी आता है सबसे पहले, ठीक है, वो सबसे पहले यहाँ से जाएगा बाल्टी के पास से और यहाँ तक कितनी दूर जाएगा? 5 मीटर। और वहाँ से आलू को उठाएगा और बाल्टी में रखेगा, तो 5 मीटर आया, 5 मीटर गया। कितने मीटर दूरी तय हुई एक आलू के लिए? 10। फिर दूसरे आलू को उठाने के लिए कितनी दूर जाएगा? 8। 8 जाएगा ना, उसे 3 मीटर आगे रखा हुआ है दूसरा आलू, तो 8 मीटर गया और 8 मीटर वापस आया। कितनी दूरी? दूसरे आलू के लिए कितनी दूरी हो गई? तीसरे आलू के लिए कितनी दूर जाएगा? 11 मीटर। और 11 मीटर वापस आएगा, फिर उसे वहाँ से उठाएगा और बाल्टी में डालेगा, तो 11 मीटर गया और 11 मीटर वापस आया। कितनी हो गई? 22 मीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आलू। कितने आलू हैं? ये पहला आलू, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे कितने आलू हैं? ये 10वां आलू। समझ रहे हो? यहां मैं लिख देता हूं बाल्टी से दूरी। बाल्टी से दूरी कितनी दूर रखे हुए हैं ये? तो पहला आलू कितनी दूर है? 5 मीटर। दूसरा आलू 8 मीटर, 3 मीटर ज्यादा है। तीसरा आलू कितनी दूर रखा हुआ है? 11 मीटर। ऐसे 10वां आलू कितनी मीटर रखा हुआ है ये अपन निकालेंगे बाद में, ठीक है। बाल्टी में आलू की तय दूरी, बाल्टी में आलू रखने के लिए तय दूरी, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? जैसे पहला आलू रखेगी प्रतियोगी, पहला आलू रखेगा तो पहले कितनी मीटर गया? 5 मीटर। वहां से आलू को उठाया, फिर 5 मीटर वापस आके बाल्टी में रखा, तो इसका मतलब इसका कितना गुना हो गया? 2 गुना। गया और आया, तो कितनी मीटर दूरी तय की उसने? 10 मीटर। इसका 2 गुना। ऐसे ही यहाँ से 8 मीटर गया, वहां से आलू उठाया और फिर 8 मीटर वापस आके बाल्टी में डाला, तो कितनी मीटर दूरी तय हुई? 16 मीटर दूरी तय की। यहाँ कितनी मीटर दूरी तय होगी? और यहाँ पे अपन निकालेंगे। ऐसे कितने आलू थे? 10। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये 10वां पद कितना है, ये 10वां आलू कितनी दूर है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ निकाल लेंगे 10वें आलू की, 10वें आलू की बाल्टी से दूरी। तो ये 10वां आलू अंतिम पद है क्या? और अंतिम पद L है। इसका सूत्र क्या होता है? A + N - 1 × D। A का मान बोलो यार 5,
n का मान कितना 10 है ना, और d का मान कितना है, इनमें अंतर है 3 का 5 प्लस 10 में से 1 घटाया 9 को 3 से गुणा करो, 5 9 3 27, कितनी हो गई 32 मीटर। तो ये दूरी कितनी होगी बताओ, 32 मीटर। समझ रहे हो? इसको मैं बॉक्स में रख देता हूँ, इसका मतलब ये हमने निकाल के यहाँ भरा है, इसको निकाला है 32 मीटर, फिर यहाँ भर दिया, इसलिए इसको बॉक्स में लिख दो ताकि ये पता रहे कि हमने बाद में भरी है। निकाल लिया 32 मीटर। ऐसे ही अब देखो, ये 5 दूनी 10 मीटर दूरी तय हुई, ये 8 दूनी 16, ये 11 दूनी 22, और ये 32 दूनी कितनी मीटर है 64 मीटर। इसमें भी आप ऐसे बॉक्स में लिख लें ताकि ये पता रहे कि ये हमने यहाँ से निकाल के फिर भरी है। तो यहाँ लिख दूं क्या मैं, इसलिए 10वें आलू को बाल्टी में रखने के लिए लगा समय, रखने के लिए तय दूरी पूछ रहे हैं ना, तो कितनी दूरी 32 मीटर जाना 32 मीटर आना, तो 2 गुणा 32 कितना हो गया 64 मीटर दूरी। अब ये एपी में बन गई ना एक, देखो इसका सार बनता है 6, 22 में से 16 घटाया 6, तो ये क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी एपी बन गई। अब हमें क्या पूछा है कि कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ी, पहले आलू को उठाया, फिर दूसरे को, तीसरे को, फिर 10वें आलू को उठाया, तो कुल कितना दौड़ना पड़ेगा। तो ये दौड़ रहा है ना 10 मीटर दौड़ा, दूसरे आलू के लिए कितना दौड़ा 16 मीटर, तीसरे आलू के लिए और 10वें आलू के लिए, इन सबको जोड़ देंगे, मतलब कितने पदों का योग करना है हमें 10 पदों का योग कर दो, तो हमारे पास कुल दूरी आ जाएगी। मिटा दूं क्या इसको मिटा देता हूं। अतः 10 आलुओं को बाल्टी में रखने के लिए तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी S 10 बराबर, सूत्र क्या होता है हमारा एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस एल, अंतिम पद है ना अपने पास 64 है, तो a प्लस एल वाला लगा दे। n का मान कितना हो जाएगा, पदों की संख्या कितनी है 10, तो 10 बटा 2, a का मान 10 प्लस l का मान 64, 10 बटा 2 5, 64 में 10 जोड़ेंगे तो 74, और 74 को 5 से गुणा करो तो 520 हासिल के 2, वो 5 7 35 2 370 मीटर। तो उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, उतारो।